फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की दुनिया पर। मेरे भाइयों, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो निरंतर रूप से बहुत अच्छी दिशा के अंतर्गत चल रही होगी। चलिए तो मेरे भाइयों, आज अपन जो चर्चा करेंगे, अपन ने जो टॉपिकों पे अध्ययन कर लिया है पिछली वीडियोज के अंतर्गत, उससे अगला जो टॉपिक अपना रहने वाला है जो कि ज्योग्राफी के अंतर्गत मेरे भाइयों सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक से आते हैं तो वो यही टॉपिक रहेगा। थोड़ा लंबा चलेगा मेरे भाइयों, लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चनों की संख्या जो रहती है वो सबसे ज्यादा रहती है मेरे भाइयों। थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे राजस्थान का भूगोल, भौतिक प्रदेश, सामान्य जानकारी। आज भौतिक प्रदेशों के बारे में अपन सामान्य जानकारी लेंगे। इस जगह पे कोई बच्चा जो ये कहते थे हमें परसेंटेज याद नहीं होते भौतिक प्रदेशों का कौन कितने पे, भाई सब चुटकियों में हल कर देंगे मेरे भाइयों। तो यह सबसे पहली बात तो ये, अगर कोई भी न्यू बच्चा है जो भाई सब अपने परिवार का हिस्सा बनना चाहता है, उसके लिए अच्छा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है मेरे भाइयों। यह किताबों से संबंधित आपको जानकारी हमारी मिलती रहेगी। जी सर, कोई भी नई सूचना आपको चाहिए तो मेरे भाइयों व्हाट्सएप जो अपना चैनल है मेरे भाइयों, व्हाट्सएप जो क्लासेज आपका लक्ष्य क्लासेज उदयपुर व्हाट्सएप चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी पढ़ाई से संबंधित या जो भी क्लासें होती हैं उसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे भाइयों लक्ष्य क्लासेज उदयपुर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, यहां अपने परिवार का हिस्सा बनने के लिए ये आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है और अपने परिवार का हिस्सा बनिए, जिससे नवीन जानकारी आप तक सटीक और कम समय में पहुंच सके। अब यहां पे सबसे पहले बात आज देखिए क्या होने वाली है। भाई साहब, क्लास जबरदस्त होने वाली है, सच कह रहा हूं आपके लिए क्लास जबरदस्त होने वाली है। राजस्थान का फिजिकल डिवाइडेशन, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अपन क्या देखने वाले हैं बेटा, आज वर्गीकरण देखने वाले हैं। और जब इस वर्गीकरण की बात आती है तो भाई सब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का दो आधार पर बेटा वर्गीकरण किया जाता है, एक व्यक्तिगत आधार पर और एक भौगोलिक कारकों के आधार पर। अब व्यक्तिगत आधार पर क्या होता है सर और भौगोलिक कारकों के आधार पर क्या होता है, सब पे चर्चा करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मेरे भाइयों। अब पढ़ाई से जुड़ते बेटा, है ना। हाँ, तो यहां अपन भौतिक प्रदेशों का जब वर्गीकरण करते हैं तो वो दो प्रकार से आता है, एक आता है व्यक्तिगत वर्गीकरण, एक आता है भौगोलिक वर्गीकरण। अब सर व्यक्तिगत वर्गीकरण क्या होता है, भाई मान के चलो किसी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में आप किसी व्यक्ति विशेष से पूछ रहे हो कि भाई जब आपके अकॉर्डिंग कितने भौतिक प्रदेश राजस्थान में होने चाहिए, तो भाई वो अपने विचार ही तो देगा उसके अंतर्गत। ऐसे जैसे मेरे से आप पूछो सर आपके अकॉर्डिंग राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश होने चाहिए, तो बताइए मेरे विचारों को ही तो मैं अपनी बुक में लिखूंगा और जितने मेरे होने चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग होने चाहिए, मैं उतने बता दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ लिखा हुआ है भौगोलिक कारकों के आधार पर, इसके आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कैसे बांटा गया है उस पर भी चर्चा करेंगे सर। तो सबसे पहले चलते हैं यहां पे व्यक्तिगत आधार पर जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो विभाजन दिया है वो भाई साहब सबसे पहले देने वाला एक व्यक्ति है मेरे भाइयों, जिसे आप कहेंगे प्रोफेसर वीसी मिश्रा। इसने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले विभाजन दिया है मेरे भाइयों। कौन है व्यक्ति, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। सबसे पहली बात कौन सी सन में दिया है, तो ध्यान रखना बेटा 1967 और 68 में राजस्थान के भौतिक प्रदेश इसने विभाजित किए थे। कौन सी बुक के अंतर्गत ये विभाजित किए थे, तो इसकी बुक का नाम था लाडलो राजस्थान का भूगोल। क्या था बेटा, राजस्थान का भूगोल, ठीक है सर। और मेरे भाइयों इसके अकॉर्डिंग जो भौतिक प्रदेश है, इसके अकॉर्डिंग जो भौतिक प्रदेश हैं भाई साहब उनकी संख्या कितनी बताई, तो भाई साहब इस भाई साहब ने भौतिक प्रदेशों की संख्या राजस्थान में कितनी बताई है, 7। तो राजस्थान में सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का विभाजन करने वाला व्यक्ति था बेटा प्रोफेसर वीसी मिश्रा। ओके सर, कौन सी बुक में दिया है, राजस्थान का भूगोल में दिया है। मेरे भाइयों कितने भौतिक प्रदेश बताए हैं, 7 भौतिक प्रदेश बताए हैं। अब ये चीज आपको नेक्स्ट पेज पे देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है या डिजाइन करवाया है आपके लिए। सुनिए, आइए। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं भाई साहब वो कौन सी सन के अंतर्गत दिए गए, तो 67-68। ओके सर, भाई साहब किस बुक के अंतर्गत इन्होंने ये भौतिक प्रदेश बताए, तो राजस्थान का भूगोल। ओके, और कितने भौतिक प्रदेश बताए हैं, तो उनके नाम है मेरे भाइयों 7। अभी जो भी बच्चा मेरे को सुन रहा है अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, इन पे अभी रट्टा नहीं मारना है, मैं याद कराऊंगा ना बेटा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार जो 7 भौतिक प्रदेश है वो कैसे याद होंगे, वो तो मेरे पास है चुटकियों में हल, 1 मिनट में याद करते हैं। आइए भाई साहब, सबसे पहली बात एजीएम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही कार्य करेंगे भाई साहब। इसने कैसे कैसे माने, इस जगह पे आपके 2 जिले आते हैं राजस्थान के अंतर्गत, जिनको आप एक को कहते हो श्रीगंगानगर और एक को कहते हो हनुमानगढ़। बिल्कुल सर कहते हैं। और इधर मेरे भाइयों आप सच बताना,
कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के अंतर्गत जो सिंचाई होती है वो कम होती है कि ज्यादा होती है? तो हर बच्चे का जवाब होगा सर ज्यादा होती है, क्योंकि देखो मैं समझाता हूं। बताइए श्रीगंगानगर में गंग नहर है या नहीं है? बिल्कुल है सर। हनुमानगढ़ जो लाभान्वित होता है वो व्यास नदी घाटी परियोजना से होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। आपका हनुमानगढ़ भाखड़ा नागल बांध से परियोजना से लाभान्वित होता है कि नहीं होता? होता है सर। राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना से ये लाभान्वित होते हैं? होते हैं सर। आईजीएनपी से ये लाभान्वित होते हैं? होते हैं सर। तो ये जो एरिया है इधर राजस्थान का काफी बड़ा भूभाग सिंचित होता है मेरे भाइयों, और किससे होता है? नहरों से होता है। इसीलिए मेरे भाइयों इस एरिया को आप कहेंगे नहरी प्रदेश। क्या कहेंगे बेटा? नहरी प्रदेश। एजे ध्यान रहे किसके अकॉर्डिंग भाई साहब? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार अपन बात कर रहे हैं, तो इन्होंने इस एरिया को कहा है नहरी प्रदेश। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगली बात पर। भाई साहब जो ये एरिया देख रहे हो जहां पे बारिश भाई साहब बहुत कम होती है, इसको इन्होंने कहा है शुष्क प्रदेश। क्या कहा है? शुष्क प्रदेश। अब बताइए शुष्क से बेटर कंडीशन आगे मिलेंगी, यहां वर्षा ज्यादा होती है, तो भाई साहब इसको इन्होंने कह दिया अर्ध शुष्क प्रदेश। क्या कह दिया? अर्ध शुष्क प्रदेश। गजब बात सर। तो सबसे पहले उत्तरी वाले क्षेत्र को क्या कहा है जहां पे नहरों से सिंचाई ज्यादा होती है? नहरी प्रदेश। जहां वर्षा सबसे कम है उसे कहा है शुष्क प्रदेश। उससे आगे जो बेटर कंडीशन है उसे कहा है अर्ध शुष्क प्रदेश। ओके सर। उसके बाद आप सब लोग यहां पे एक पर्वतमाला का अध्ययन करते हो जिसे अपन कहते हैं अरावली, तो भाई साहब इसको कहा है अरावली प्रदेश। क्या कहा है? अरावली प्रदेश। गजब बात सर। अब सुनना भाई साहब, बात तो अब आएंगी अच्छी इंपॉर्टेंट। जी सर, एक आपका प्रदेश यहां पे रहेगा। जी सर, जो ये प्रदेश देख पा रहे हो जिसमें मैं प्लस प्लस कर रहा हूं बेटा, सबसे पहले तो ये ध्यान देंगे आप हर एक बच्चा कि भाई साहब जो ये प्रदेश है, बताइए ये राजस्थान की कौन सी साइड में है? दक्षिण। और इधर पूरब के बीच में ये भाग आ रहा है तो इसे कहेंगे दक्षिणी पूर्वी। क्या कहेंगे? दक्षिणी पूर्वी। इधर माही के मैदानी भाग में कृषि ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। क्या कहेंगे बेटा? दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। तो ये जो रहेगा ये कहलाएगा दक्षिणी पूर्वी, और माही के मैदानी भाग में कृषि होती है तो क्या कहेंगे? कृषि प्रदेश। ओके सर। अब आप इस एरिया को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इस एरिया को बाद में बात करेंगे इस पे, ठीक है सर। अब ये बच गया आपके पास, तो बताइए ये कौन सी साइड में है? पूरब में है, और ये मैदानी भाग है आपका उपजाऊ, तो यहां कृषि तो ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो दो शब्द मिल गए, पूर्वी कृषि। ओके सर। इधर आपका मेरे भाइयों जयपुर और अलवर भी आता है सर, और जयपुर और अलवर के अंतर्गत उद्योगों की संख्या ज्यादा है, तो यहां एक शब्द और लगा लेंगे, औद्योगिक। अब क्या बना हमारे पास? पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। जबकि इधर भाई साहब औद्योगिक शब्द नहीं लगाना है, इधर बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। अब देखो कैसे कैसे बताए मैंने, ये तो यहां नहरों से सिंचाई ज्यादा होती है इसलिए इसे नहरी प्रदेश। यहां आपका वर्षा का जो वेटेज है वो बहुत ही कम है, 25 सेंटीमीटर से भी कम है, और 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले एरिया को बोलते हैं बेटा शुष्क प्रदेश। और उससे बेटर कंडीशन यहां रहेगी तो इसे बोलेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश। ये आपका पर्वतमाला अरावली प्रदेश, ये दक्षिण में है, पूरब में है, और यहां कृषि होती है लेकिन उद्योग नहीं लगाना है, तो दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और ये पूरब की साइड में है, कृषि ज्यादा होती है और उद्योग भी ज्यादा है, तो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। अब रह गया ये, यहां से एक नदी आपकी प्रवाहित होती है, आप सारे बच्चे जानते हैं, यहां से एक नदी प्रवाहित होती है और उसे कहते हैं चंबल, और अबनाल का अपर्दन कर बीहड़ों का निर्माण करती है, तो इसे बोलते हैं चंबल बीहड़ प्रदेश। अब देखना, देखो बताओ इसमें नहरी प्रदेश है? बिल्कुल है सर, सही कह रहे हैं आप भाई साहब। इसके अंतर्गत शुष्क प्रदेश है? बिल्कुल है। अर्ध शुष्क है। अरावली है। पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश? बिल्कुल है सर। चंबल बीहड़ प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। भाई साहब काई का रट्टा मारना, आप मेरे को ये बताओ। अब कल को वो ये कहे कि भाई साहब आपके वो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं है, इनमें से 3 रख ले और अलग से लिख दे हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, तो मैंने तो ये शब्द यूज नहीं किया। ध्यान रखना, ये इस प्रकार के क्वेश्चन प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार बन जाएंगे आपके 1 मिनट में। तो चलिए आपने क्या क्या सीखा, यहां पे आते हैं भाई साहब। इसको आपने कहा है, पहले वाले को कहा है मेरे भाइयों क्या? नहरी प्रदेश। ओके सर।
इसको आपने कहा है बेटा, जिसको आप अब देख रहे हो इसको कहा है सबसे पश्चिम में मिलता है जो शुष्क प्रदेश, और सेकंड वाले को आपने कहा है मेरे भाइयों क्या, अर्ध शुष्क प्रदेश। ओके सर, अर्ध शुष्क प्रदेश। और ये थर्ड वाले को आपने बोला है बेटा क्या, अरावली प्रदेश। क्या बोला है, अरावली प्रदेश। और ये जो है भाई साहब ये दक्षिण पूर्व में है, इसलिए इसे दक्षिणी पूर्वी, और यहां कृषि ठीक ठाक होती है तो दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। ओके सर, ये बिल्कुल पूर्व में है तो आपने इसको कहा है पूर्वी कृषि, और औद्योगिक की संख्या यहां पे ज्यादा है तो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ओके सर, और ये लास्ट एक चंबल नदी वाला बताया था मैंने आपको, तो इसे बोलेंगे चंबल बीहड़ प्रदेश। क्या बोलेंगे, चंबल बीहड़ प्रदेश। तो ऐसे करके आपके प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार जो राजस्थान के अंतर्गत भौतिक प्रदेशों की संख्या थी वो कितनी हो गई बेटा, 7 हो गई मेरे भाइयों। जल्दी से मुझे ये बताइए कि इन 7 भौतिक प्रदेशों पे आप रट्टा मारोगे या बेटा याद हो गए, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाइयों, जल्दी से। नमस्कार नमस्कार भाई सब सभी विद्यार्थियों को। ये आपके प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी थे जिनके द्वारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले डिवाइडेशन किया गया। तो यही कहना चाहूंगा, इस प्रकार के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो यहां से भी पुटअप हो सकता है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं है। तो भाई साहब ये 7 आपको याद होने चाहिए। क्लियर है, पक्का। ये 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, अब चलते हैं मेरे भाइयों आगे। चलिए, याद हो गए सर। ओके बेटा, डन 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 डन। ओके मेरे भाइयों, यही तो है एक खास बात जो आपको और मेरे को एक दूसरे से जोड़े रखेगी कि जो चीजें आपको टफ लगती हैं वो आसान लगने लगेंगी। चलिए मेरे भाइयों अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। अब बात आती है भौगोलिक कारकों के आधार पर जलवायु और उच्चावच राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भौगोलिक कारकों से मेरा यह मीनिंग रहेगा कि जो 4 आपके ये भौतिक प्रदेश बताए गए और भौगोलिक कारकों के आधार पर इन्होंने 2 चीजें ली हैं, जिनमें एक है जलवायु और एक है क्या, उच्चावच। इसके आधार पर मेरे भाइयों इन्होंने राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश बताए हैं, 4। अब ये जलवायु और उच्चावच के आधार पर कैसे बताए वो मैं आपको समझाता हूं 1 मिनट के अंतर्गत। ठीक है सर, अच्छे से सुनना मेरे भाइयों, बहुत गजब की बात आपके लिए लेके आ रहा हूं भाई साहब, बहुत गजब की बात। जी सर आप तो बता दीजिए बस। भाई साहब जब उच्चावच का निर्धारण होता है, एक बात ध्यान से सुनेंगे आप। जी गुरुजी, जब भाई साहब हम बात करते हैं उच्चावच का निर्धारण, ओके सर, तो भाई साहब उच्चावच का जो निर्धारण किया जाता है या उच्चावचों का जो निर्धारण किया जाता है वो भाई साहब कहां से किया जाता है, तो सबसे पहली बात तो आती है समुद्र तल से। उच्चावचों का निर्धारण होता है समुद्र तल से। सर समुद्र तल से क्यों होता है, सुनना भाई साहब, इस पृथ्वी पे 2 ही प्रकार के पोर्शन हैं, एक स्थलीय और एक जलीय। अब इसमें जो बिल्कुल लेवल में है वो तो जलीय भाग है, क्योंकि जो 5 बड़े महासागर हैं उनका जल एक दूसरे से यूं अटैच है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। स्थल पे तो क्या है, कोई भाग इतना ऊंचा है तो कोई इतना ऊंचा है, हो सकता है पहाड़ी क्षेत्र हो तो ऐसा भी हो सकता है पठार हो तो ऐसा भी हो। तो इस पूरी पृथ्वी पे अगर कोई लेवल पोर्शन है तो बेटा वो है जलीय भाग। ओके ठीक है सर। वहीं से उसी जलीय भाग को जो लेवल पॉइंट होता है, सी लेवल जो होता है, उसी को बोलते हैं क्या, समुद्र तल। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे राजस्थान के पास में कोई जलीय भाग नहीं है, तो हमारे भारत ने हमारा जो समुद्र तल फिक्स कर रखा है बेटा वो कौन सा कर रखा है। सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात अब यहां से सुनेंगे मेरे भाइयों, आपके भारत का ये दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार हो गया, बिल्कुल हो गया सर। और मेरे भाइयों इस जगह से मैं मान लेता हूं अपना जो समुद्र तल फिक्स किया हुआ है वो भाई साहब तमिलनाडु के अंतर्गत है। जी सर, तमिलनाडु के अंतर्गत कोरोमंडल तट पे फिक्स है, कोरोमंडल तट पे। और उसका नाम क्या है, तो उस समुद्र तल को बोलते हैं बेटा चेन्नई। तो अपने भारत का जो समुद्र तल है वो हमने कहां फिक्स किया हुआ है, चेन्नई। ध्यान से सुनना, बातों को रटने नहीं दूंगा, सच कह रहा हूं, एक ही बार में खोपड़ी में बैठा दूंगा। चेन्नई हमारे भारत का समुद्र तल हो गया। ठीक है सर, इसका मतलब ये जो जलीय भाग अपन मान रहे हैं ये भारत का समुद्र तल है। अपन जितनी भी हाइटें नापते हैं भारत की वो इस जगह से नापती हैं, चेन्नई से। इसीलिए जब रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे आप खड़े रहते हो
तो एक लोहे के बोर्ड पे आपने देखा होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई 1200 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर। क्योंकि इन चीजों को जब बनाया जाता है तो पहले यह क्लियर किया जाता है कि यह समुद्र तल से कितना ऊंचा है भाग। कल को वहां पे भयंकर बारिश हो गई और वहां की पब्लिक को मुझे बचाना हो और आपने वो एरिया जो है वो आपने उस रेलवे ट्रैक को एक ऐसे स्थान पे बना दिया जो बहुत नीचा है, तो सबसे पहले तो वो ही डूबेगा। बचाओगे कैसे आप पब्लिक को? इसलिए ये चीजें जब बनाई जाती हैं तो पहले फिक्स की जाती है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, ये जब बनाए जाते हैं मेरे भाइयों तो इनको देखा जाता है समुद्र तल से कितने ऊंचे, इसलिए उस बोर्ड पे लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। पहली बात, ठीक है सर। अब समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर जब आप चलोगे तो भाई साहब यहां पे देखो, ये आपका मंद ढाल आ गया, बिल्कुल आ गया सर। और समुद्र तल से जैसे ही आप ऊंचाई पे बढ़ोगे तो प्लेन आपका जो आता है, ये बिल्कुल प्लेन जो रहेगा, इसे कहते हैं मैदानी भाग। इसका मतलब समुद्र तल से 300 मीटर तक की जो ऊंचाई का भाग होता है उसे कहते हैं मैदानी भाग, ठीक है सर। फिर भाई साहब 300 से 600 मीटर तक की जो ऊंचाई का भाग होता है सर, उसे कहते हैं पठारी भाग, ओके सर। फिर भाई साहब 600 से और 1000 मीटर तक की ऊंचाई का भाग होता है, वो कहलाता है पहाड़ी क्षेत्र, ओके सर। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे भाइयों, इस 1000 से ऊपर जो अधिक ऊंचाई का भाग होता है, ढलान तीव्र होता है, उसे कहते हैं पर्वतीय भाग। तो मेरे भाइयों उच्चावच के आधार पर ये 4 चीजें यहां से निकल के आई, जिसमें एक आपके पास आया ये, जिसको आप कह रहे हो मैदानी भाग, ठीक है सर, ओके सर। एक आया आपके पास ये, जिसे आप कह रहे हो पठारी भाग। एक आया मेरे भाइयों ये, जिसे आप कह रहे हो पहाड़ी क्षेत्र। और एक आया ये, जिसे आप कहेंगे पर्वतीय भाग। मेरे भाइयों इसका मतलब सर उच्चावच के आधार पर ये 4 चीजें होती हैं, जी बिल्कुल होती हैं। उसमें पर्वत आता है, पठार आता है, मैदान आता है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब इसका मीनिंग क्या होता है तो सुनो भाई साहब, जब बात कभी आपसे ये कही जाए कि समुद्र तल से 300 मीटर तक की ऊंचाई वाला भाग, 300 मीटर तक की ऊंचाई वाला भाग, तो भाई साहब समुद्र तल से 300 मीटर तक की ऊंचाई वाला जो भाग होता है उसे मैदानी भाग कहते हैं, ठीक है सर। पठार किसे कहते हैं भाई साहब? तो ध्यान रखेंगे समुद्र तल से भाई साहब 300 से 600 मीटर तक की ऊंचाई वाला भाग, समुद्र तल से 300 से 600 मीटर तक की ऊंचाई वाला भाग क्या कहलाता है मेरे भाइयों? पठारी भाग। अब ये एवरेज हाइट यहां पे ली जा रही है बेटा समुद्र तल से, ध्यान रखना है ना, नहीं तो उड़िया का पठार हमारा 1225 मीटर है भाई साहब, नहीं है क्या? पर ये एवरेज हाइट ली जा रही है आपकी, ओके सॉरी 1360 मीटर है उड़िया का पठार, बिल्कुल सर। भौराट जो है वो 1225 है। अब चलिए भाई साहब पहाड़ी क्षेत्र, इसका मतलब रहेगा भाई साहब समुद्र तल से भाई साहब 600 से और 1000 मीटर तक की ऊंचाई वाला भाग, 600 से 1000 मीटर तक की ऊंचाई वाला भाग प्लस मंद ढाल होना चाहिए। कैसा ढाल होना चाहिए? मंद ढाल, तीव्र नहीं होना चाहिए। 35 डिग्री से ढलान कम होना चाहिए, 35 डिग्री से कम। अगर ऐसे करोगे तो ढलान तीव्र हो जाएगा। अगर 45 डिग्री से अधिक ढलान है तो फिर वो क्या बन जाएगा? पर्वतीय भाग। तो पर्वतीय भाग किसे कहेंगे? तो सुनो, समुद्र तल से भाई साहब 1000 मीटर से, समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला भाग, ठीक, प्लस जो ढलान है वो तीव्र ढाल। कैसा होना चाहिए? तीव्र ढाल होना चाहिए। तो ये चीजें बेटा ऐसे निर्धारित की जाती है समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पे। और इन सब चीजों को मिला के अगर बेटा आपको कुछ कहना है, जैसे मैदानी भाग, पठारी भाग, इधर पहाड़ी क्षेत्र और इधर पर्वतीय भाग, अगर मैं इन सबको मिला के कुछ कहना चाहूंगा तो बेटा ये बन जाता है क्या? उच्चावच। ये क्या बनते हैं मेरे भाइयों? उच्चावच। अब हम राजस्थान के मैप में जाएंगे, ठीक है, राजस्थान के मैप में जाएंगे और वहां पे ये देखेंगे कि राजस्थान के मैप में कोई मैदानी भाग आता है क्या? बिल्कुल देखेंगे सर। राजस्थान के मैप में कोई पठारी भाग है क्या? बिल्कुल देखेंगे सर। कोई पहाड़ी क्षेत्र और पर्वतीय भाग है क्या? बिल्कुल देखेंगे। तो मैं कह दूंगा कि इन चीजों का जो निर्धारण किया गया है वो राजस्थान में किसके आधार पर किया गया है? उच्चावच के आधार पर। अब मैचिंग करते हैं भाई साहब, क्या हमें ये चीज देखने को मिलेंगी? अब आइए
भौगोलिक कारकों के आधार पर, जलवायु और उच्चावच के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो देख रहे हो लाडलो बेटा, ये एक शब्द डला हुआ क्या, उच्चावच। अब आप ही निर्धारित करना, मैं कुछ नहीं कहने वाला कि कौन सी चीज उच्चावच के आधार पर बनी है। ओके सर, तो सबसे पहले यहां आप जब 4 भौतिक प्रदेश राजस्थान में पढ़ते हो तो इस जगह पे एक भौतिक प्रदेश आप लाते हो जिसे कहते हो अरावली पर्वतीय प्रदेश। ओके सर, फिर इधर की तरफ जब चलते हो तो यहां पे एक भौतिक प्रदेश लेके आते हो जिसे कहते हो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, और ये आपके भौगोलिक कारकों के आधार पर जो एक भौतिक प्रदेश है यह है पूर्वी मैदानी भाग, और ये मरुस्थल जो उत्तर और पश्चिम में फैला हुआ है इसे बोल देते उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो एक तो आपके पास ये आ गया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बिल्कुल सर, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। एक आपके पास ये आ गया भौतिक प्रदेश जिसे आप कहेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। ओके सर, और एक आपके पास भाई साहब ये रहा जिसे आप कहेंगे पूर्वी मैदानी भाग। ओके सर, और एक आपके पास ये रहा जिसे आप कहेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब बेटा पता है एग्जामिनर क्या पूछेगा, एग्जामिनर ये पूछेगा इन चारों भौतिक प्रदेशों में से उच्चावच के आधार पर निर्धारण किसका हुआ, ठीक, और जलवायु के आधार पर निर्धारण किसका हुआ। तो भाई सब रटना कहां है, चलते हैं, आइए। उच्चावच मतलब ये होता है, ये मतलब क्या, उसमें आपको एक मैदानी भाग शब्द चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो मैं उसे उच्चावच के आधार पर मान लूंगा। अगर कहीं पे पठारी भाग आ रहा है तो भी मैं उच्चावच के आधार पे, पहाड़ी क्षेत्र आ रहा है तो भी उच्चावच के आधार पे, और पर्वतीय भाग आ रहा है तो भी उच्चावच के आधार पे कह दूंगा। अब इन शब्दों का वहां पे मैचिंग ही तो करना है यार। चलिए बताइए, उच्चावच के अंतर्गत जब अपन गए, जी सर गए, तो मेरे को तो यह क्लियर कर दीजिए क्या उसमें कोई पर्वतीय भाग शब्द है। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप, बिल्कुल है सर। क्या उसमें कोई मैदानी शब्द है। गजब की बात बता रहे हो सर, गजब की बात बता रहे हो, है ना, बिल्कुल है सर। क्या उसमें कोई पठारी भाग है, बिल्कुल है सर। लेकिन क्या कोई मरुस्थल है, नहीं है। कोई भी चीज शुरू से मरुस्थल नहीं होती, वहां पे धीरे धीरे वर्षा कम होती है, धीरे धीरे वेजिटेशन होता है, क्लाइमेट धीरे धीरे परिवर्तित होती है, तब जाके वो उपजाऊ भाग भी मरुस्थल में कन्वर्ट होता है। तो ये उच्चावच के आधार पर नहीं है। बाकी पर्वत, मैदान और पठार वापस से देख लीजिए, पर्वत अपन को मिल गया, उसमें मैदान मिल गया, पठार मिल गया, और अपनी अरावली में ही पहाड़ी क्षेत्र है, बिल्कुल राइट सर। तो इसका मतलब भाई साहब ये जो 3 चीजें हैं, अरावली वाला, पूर्वी मैदानी भाग वाला और पठारी भाग वाला, ध्यान रखना मेरे भाइयों, ये आपके जो भौतिक प्रदेश हैं बेटा, ये पता है किसके आधार पर निर्धारित किए गए हैं, तो ये निर्धारित किए गए उच्चावच के आधार पर। अब बचा आपका ये, तो इसका जो निर्धारण है वो भाई साहब किसके आधार पर हुआ है, जलवायु के आधार पर। मेरे भाइयों बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि बात भाई साहब इतने अच्छे तरीके से समझाइए, एक ही बार में आपके समझ में आ जानी चाहिए कि भौगोलिक कारकों के आधार पर जलवायु और उच्चावच को राजस्थान, जलवायु और उच्चावच ये 2 कारक हैं, उनको उनके आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब अपने पास यहां जो 4 भौतिक प्रदेश आए उनमें से सबसे पहले आया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ओके सर, फिर हमारे पास आया मेरे भाइयों क्या, अरावली पर्वतीय प्रदेश, बिल्कुल आया सर, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ओके गुरुजी, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास आया बेटा आपका पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है सर। और उसके बाद आया बेटा अपने पास जिसे आप कहेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ओके सर, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। और ध्यान रखेंगे बेटा, इसमें से उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्धारण किसके आधार पर माना गया है, जलवायु। बाकी इन बेटा तीनों का जो निर्धारण है वो किसके आधार पर किया गया है, उच्चावच के आधार पर। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा बेटा एक एग्जामिनर का कि राजस्थान के भौगोलिक कारकों के आधार पर जो 4 भौतिक प्रदेश है उनमें वह भौतिक प्रदेश कौन सा है जिसका निर्धारण उच्चावच के आधार पर नहीं किया गया है। तो भाई सब राइट आंसर क्या होगा,
उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो अपन ने प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार देख लिए कि राजस्थान में 7 भौतिक प्रदेश होते हैं। अपन ने उच्चावच के आधार पर देख लिए कि कितने होते हैं भाई साहब 4, सॉरी उच्चावच और जलवायु के आधार पर कितने होते हैं 4, जिनमें से उच्चावच के आधार पर 3 होते हैं और जलवायु के आधार पर 1 होता है। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई ना? अब आगे की बातें और भी इजी होने लगेंगी आपको। जी सर, यह बात समझ में आ गई किसे उच्चावच कहते हैं। ओके, और हमारे भारत का समुद्र तल क्या है? तो हमारे जो भारत का समुद्र तल है वो भी ध्यान रखेंगे क्या है, चेन्नई। तो कभी भी पूछे कि भारत का समुद्र तल क्या फिक्स किया गया है, तो आप कहेंगे जो भारत का भाई साहब समुद्र तल है उसे चेन्नई कहते हैं। चलिए भाई साहब, अब देखिए हमारे पास जो भौतिक प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये कितने कितने परसेंट पे है, कितनी कितनी जनसंख्या है, टेंशन लेने का विषय नहीं है। 1 मिनट में खत्म करते हैं भाई साहब। बस जो भी बच्चे देख रहे हैं एक बार भाई साहब क्लास को लाइक कर दीजिए और दबा के आपके मित्रों को शेयर कर दीजिए। मुझे ये डिजिट 500 से नीचे नहीं चाहिए, क्योंकि आपका बना रहना इस वीडियो के अंतर्गत या इस क्लास के अंतर्गत मुझे ऊर्जा देने का ऊर्जा प्रदान करता है भाई साहब। और जब ऊर्जा एनर्जी जब आपके कमेंट्सों से अंदर आती है ना, तो भाई साहब क्लास में आग लग जाती है मेरे भाइयों। तो मुझे 500 से नीचे का आंकड़ा नहीं चाहिए मेरे भाइयों। अब इसे कैसे समझाएंगे? आइए भाई साहब, आपको हम समझाएंगे ना इसे। अब तक किसी ने समझाया हुआ वो अलग बात है, आज हम समझाएंगे भाई साहब। और कैसे समझाएंगे? तो भाई साहब आप एक ही बार में आप ये कह दोगे कि यार गुरुजी गजब कर दिया आपने। तो भाई साहब वो किस प्रकार से रहेगा मामला? हमारे पास 4 भौतिक प्रदेश हैं। बिल्कुल हैं सर। और जो 4 भौतिक प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे पास सबसे पहले ये है, बिल्कुल है, जिसको आप कह रहे हो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ओके सर। फिर हमारे पास ये भी है जिसे आप कह रहे हो अरावली। ओके सर। फिर हमारे पास ये भी है जिसे आप कह रहे हो पूर्वी मैदानी भाग। बिल्कुल कहा है सर, पूर्वी मैदानी भाग। और भाई साहब हमारे पास एक भौतिक प्रदेश ये भी है जिसको आपने दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, या भले ही आप इसे कहना चाहो तो बेटा कह सकते हैं हाड़ौती का पठार, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या हाड़ौती का पठार। इसका मतलब मेरे पास राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की संख्या 1, 2, 3 और 4, और पश्चिम से पूर्व में क्रमानुसार बेटा ऐसे ही हैं। ओके सर। अब सबसे पहली बात भाई साहब, ये कितने प्रतिशत पे है? आपसे पूछा जाए कि ये कितने प्रतिशत पे है, लाडलो अच्छे से सुनना कि ये कितने प्रतिशत पे, दूसरा, तीसरा और चौथा कितने कितने प्रतिशत पे है। मैं तो ये कहता हूं पहले का परसेंटेज याद कर लो, 3 को याद यूं ही करा दूंगा। जी सर, अच्छा हाँ, तो ये है 61% पे। बोलो कितने पे है? 61। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसमें तब तक संख्या जोड़ो, तब तक जोड़ो जब तक अगला परसेंटेज लिखने के लिए इसमें 0 ना आ जाए। इसका मतलब मैंने 61 में अगर 5 जोड़ा तो 66 हुआ और मुझे चाहिए था 0, तो इसमें तब तक संख्या जोड़ो तब तक जब तक 0 ना आ जाए। तो बताइए 61 में जैसे ही मैं भाई साहब 61 में जैसे ही 9 प्लस करता हूं तो बताइए 70 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा सर। और मैंने कहा तब तक जोड़िए जब तक 0 ना आ जाए, तो 9 प्लस करने पे क्या हो जाएगा? 70 आ जाएगा। गजब कह रहे हैं सर। इसीलिए ध्यान रखना ये 9% पे है। कितने पे है? 9% पे। अब दूसरी बात, हमारा 50% कार्य कंप्लीट हो गया और 50% बाकी है। ओके सर, 2 हमने देख लिए, 2 बाकी है। ये 61 पे है, तब तक संख्या जोड़ो जब तक 9 ना आ जाए, मतलब 0 ना मिले। तो 70 मिल गया, उसमें कितने जोड़ने पे मिला? 9। अब ध्यान देंगे, हमने पहले पे ये देखा, बिल्कुल सर। हमने दूसरे पे ये देखा, बिल्कुल सर। अब जहां काम आपने खत्म कर दिया दूसरे नंबर पे, वहीं से आगे का कार्य अपन चालू करेंगे। तो दूसरे पे खत्म किया, बिल्कुल, तो दूसरे से चालू किया। ओके, अब ये पहले पे, ये दूसरे पे और दूसरे से चालू कर दिया, तो क्रमानुसार ये तीसरे पे। अरे गजब बात सर, गजब गजब। तो भाई साहब ये कितने प्रतिशत पे रहेगा? 23% पे रहेगा। वापस से वही बात, तब तक जोड़ो जब तक 0 ना मिले, 0 ना मिले। तो भाई साहब कितने पे? 7% पे। काई का रट्टा मारना बताइए आप। पहला कितने पे? 61 पे। तब तक संख्या जोड़ो जब तक 0 ना मिले, 9। फिर पहले पे ये देखा, पहले पे ये देखा, दूसरे पे ये देखा, तो दूसरे और तीसरे पे ये देखा। गजब। और भाई साहब तब तक जोड़ो जब तक 0 ना मिले, तो कितना? 7। बोलो लाडलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? गुरुजी एक ही बार में आ गई भाई साहब, आएगी क्यों नहीं भाई साहब?
ये तो आएगी भाई साहब, 100% आएगी। दोबारा से देख लो मैंने किस प्रकार से आपको समझाया है। ये हमारे पास उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था, ये हमारे पास अरावली था, ये पूर्वी मैदानी भाग था, और मैंने कैसे परसेंटेज बताए देखो भाई साहब। ये कहा मैंने 61 पे है, तब तक संख्या जोड़ो जब तक 0 ना आए, तो ये 9, पहले पे ये देखा, दूसरे पे ये देखा, तो बेटा दूसरे और तीसरे पे ये देखा, तब तक संख्या जोड़ो जब तक 0 ना आए, तो कितना 7। क्लियर है? ओके, बोलो क्लियर है? वाह सर गजब कर दिया। अरे गजब नहीं यार, तुम्हें समझ में आ गया ना भाई साहब, बिल्कुल। अब बिल्कुल ऑथेंटिक चाहिए किसी को तो कुछ नहीं करना, 61 को अगर प्रॉपर पूरा लिखोगे तो बस 0.11 बढ़ा देना है, मतलब 11 बढ़ा देना है, ये एकदम एग्जिट हो जाएगा 61.11। अब यहां जो 11 बढ़ा है वो पीछे वाले में से 11 कम कर दो भाई, जब अगर बढ़ा है तो कहीं कम भी तो हुआ होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, तो इसको एग्जिट लिखेंगे तो 6.89। ओके सर, तो ये तो हो गया प्रतिशत हर एक भौतिक प्रदेश का। और अब चलते हैं किसको लेके मेरे भाइयों, जनसंख्या को लेके, कि इस भौतिक प्रदेश में हर एक में कितनी जनसंख्या मिलेगी। कहीं रट्टा नहीं मारना, ऐसे ही याद करा दूंगा, बस एक को याद कर लेना शुरू वाले को कि जनसंख्या कितनी रहने वाली है। तो सुनो, इसमें जो जनसंख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 40% रहेगी। अब वही बातें करनी है जो उसमें कर रहे थे, इसमें तब तक जोड़ो जब तक भाई साहब आपका 0 प्राप्त ना हो जाए। तो 40 में कितना जोड़ने पे 0 प्राप्त हो जाएगा, 10। तो भाई साहब इसमें 10% पब्लिक रहेगी। कितनी रहेगी, 10। अब अगले में परसेंटेज लाने के लिए कुछ नहीं करना, बस 40 में से एक माइनस करना है, और 40 में से एक माइनस करेंगे तो सर यहां पे आ जाएगा 39। चलो ठीक है सर, फिर कुछ नहीं करना, जो 10 है इसको यहां पे लाने के लिए +1 करना है। अरे गजब सर, पहले में 40, तब तक जोड़ो जब तक 0 ना मिले, तो 10, 40 में से एक माइनस करके यहां लिख दो, और 10 में एक प्लस करके भाई साहब यहां पे लिख दो, तो आप कितना पालोगे, 11। बोलो जनसंख्या याद हुई कि नहीं हुई? तो हर भौतिक प्रदेश का परसेंटेज और जनसंख्या आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाइयों, जो इस तरीके से याद करना है। अब चलते हैं अपन बैकग्राउंड में, क्योंकि हमने इन चारों भौतिक प्रदेशों के बारे में परसेंटेज और प्रतिशत कंफर्म कर लिया है कि इतने इतने पे रहेंगे। ओके, अब वापस चलते हैं अपन बैकग्राउंड के अंतर्गत, और ये आ गए सर, अपन के पास एक भौतिक प्रदेश था जिसको अपन ने बोला था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय, एक था अरावली, एक था पूर्वी मैदान, और एक था दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है सर, उसमें हमने सबसे पहले लिया प्रतिशत। बताइए कितना लिख रहा है, 61.11। ओके सर, कितना है, 9। भाई साहब तब तक जोड़िए जब तक 0 ना मिले, 9। पहले पे ये देखा, दूसरे पे ये देखा, तो दूसरे और तीसरे पे ये देखा, और तब तक जोड़िए जब तक 0 ना मिले, तो 7। तो ये 6.89। इसे राउंड फिगर में लिखना चाहो तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 61, और इसे राउंड फिगर में अगर लिखना चाहते हैं अपन तो डायरेक्ट 7%। बात तो ठीक है सर, ओके। अब जनसंख्या मैंने कैसे समझाई थी आपको, बिल्कुल सर, तो जनसंख्या को भी देखिए भाई साहब, ये तो 40, और तब तक संख्या जोड़िए तब तक 0 ना मिले, तो भाई साहब 10, इसमें से एक माइनस करके यहां लिख दीजिए 39, इसमें एक प्लस करके यहां लिख दीजिए 11। इजी है यार। अब चलते हैं भाई साहब मृदा के ऊपर। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मृदा मिलती है उसे आप रेतीली या बलुई कहोगे, पर्वतीय भागों में जो मिट्टी मिलती है उसे पर्वतीय, और पर्वतीय भागों में वेजिटेशन सबसे ज्यादा मिलता है, वनस्पति सबसे ज्यादा मिलती है, इसीलिए पर्वतीय मृदा को वनीय मृदा भी कहते हैं, वनीय। और जो पूर्वी मैदानी भाग हैं उनमें 23% भाग पे 39% पब्लिक रह रही है। इतनी ज्यादा क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा उपजाऊ भाग है, और उपजाऊ भाग उसी को कहेंगे जहां पे जलोढ़ मृदा रहेगी। तो भाई साहब यहां पे जलोढ़ या कांपीय मृदा इसी को कहते हैं। और पठारी भागों का निर्माण मेरे भाइयों ज्वालामुखी लावे से होता है, तो यह मिट्टी जो पाई जाती है वो भाई साहब काली रहेगी, क्योंकि लावा तो लाल होता है, लेकिन जैसे ही लावा बाहर आता है वायुमंडल के संपर्क में आता है, जलवायु के संपर्क में आता है, तो जो जितनी ज्यादा चीज लाल होती है वो ठंडा होने पे उतनी काली हो जाती है। तो यहां जो मिट्टी मिलेगी वो काली मिलेगी। अब सुनना आराम से, मृदा जो रहेगी मरुस्थल में वो रेतीली या बलुई, अरावली में जो रहेगी उसे पर्वतीय या वनीय मृदा कहेंगे, पूर्वी मैदानी भाग में जो रहेगी वो जलोढ़, कांपीय, या इसी को बोलते हैं दोमट, या बेटा इसी को बोलते हैं कछारी। ओके सर, यहां
और जो पठारी भाग में रहेगी उसे काली रेगुर या कपासी, या इसे एक नाम और दे सकते हैं आप, चरनोजम मृदा। ओके सर। अब बात आती है अगली भाई साहब क्लाइमेट की। तो भाई साहब क्लाइमेट रट्टा काहे को मारना है, क्लाइमेट कैसे याद करोगे आप, सुनो भाई साहब। जब आप राजस्थान में इधर से इधर जाओगे, जब राजस्थान में इधर से इधर जाओगे तो बताइए वर्षा प्लस ही तो होती है, वर्षा प्लस होती है मतलब बढ़ती है। अब बताइए सबसे कम वर्षा यहां होगी, तो ये आपका मरुस्थल आगे चल के दो भागों में बटेगा, शुष्क और अर्धशुष्क। तो मरुस्थल काफी बड़ा भूभाग है 61% पे, तो यहां दो प्रकार की क्लाइमेट रखेंगे अपन, शुष्क व अर्धशुष्क। इससे ज्यादा वर्षा भाई साहब यहां होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरावली में। तो शुष्क अर्धशुष्क के बाद आता है उपाद्र, उससे भी ज्यादा वर्षा यहां होती है तो आता है आर्द्र, और उससे भी ज्यादा वर्षा यहां हाड़ौती वाले क्षेत्र में होता है तो आता है अति आर्द्र। समझ गए। तो इधर से इधर आने पे वर्षा प्लस होती है, उसके आधार पर क्लाइमेट निर्धारित करेंगे आप। सबसे कम वाले एरिया में बोलेंगे शुष्क व अर्धशुष्क, उससे ज्यादा में बोलेंगे उपाद्र, उससे ज्यादा में आर्द्र, और उससे ज्यादा में अति आर्द्र। ओके सर। तो यहां पे देखो पहली क्लाइमेट की जब बात करता हूं सारणी में, जी सर, तो यहां पे आप क्लियर कर पा रहे होंगे, पहले में रहेगा शुष्क व अर्धशुष्क, अरावली में रहेगा बेटा उपाद्र, पूर्वी मैदानी भाग में रहेगी आर्द्र, और दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग में रहेगी अति आर्द्र। तो हर भौतिक प्रदेश के बारे में कम से कम आपको यह जानकारी तो होनी चाहिए। कल को वो ये कह दे इस भौतिक प्रदेश के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको उसका परसेंटेज, उसकी जनसंख्या, उसमें क्लाइमेट कैसा मिलता है और सॉइल कैसी मिलती है, ये चार चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। बाकी चीजें तो जब भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो एक एक चीज समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। आज सिर्फ क्लास में भौतिक प्रदेशों का इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये ज्योग्राफी का जो टॉपिक चल रहा है ये ज्योग्राफी की रीड कहलाता है। तो मेरे भाइयों इसे जरूर अच्छे से आप समझते हुए चलना। बाकी जो आने वाले भौतिक प्रदेश है उन्हें तो यूं याद करा दूंगा भाई सब यूं। ओके, अब चलते हैं सर अगले पेज के अंतर्गत। बेटा सुनिए, हमारे पास आ गया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब इसके बारे में यह जानकारी कि निर्माण काल कब हुआ, इसका निर्माण काल किसे कहते हैं भाई साहब, या निर्माण काल का इसका जो ये बना था उस नाम क्या है निर्माण काल का। तो सुनिए भाई साहब, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो भाई साहब आपका ये भौतिक प्रदेश है। जी सर, और ये जो भौतिक प्रदेश है भाई साहब मैंने पूरा राजस्थान नहीं बनाया, अब मैंने केवल बनाया है भाई साहब आपका क्या, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है सर, तो ये भाई साहब उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ओके, और इसमें पूछा गया है कि इसका निर्माण काल क्या है। तो ध्यान रखना भाई साहब, इसके जब निर्माण काल को आप बताओ तो ये बना है टैथिस सागर के समय। कब बना है, टैथिस सागर जब हुआ करता था इस जगह पे उस समय में बना है, टैथिस सागर के समय। और उस निर्माण काल को बोलते हैं टर्सरी। कौन सा बोलते हैं, टर्सरी। तो भाई साहब निर्माण काल की जब बात करेगा एग्जामिनर आपसे तो आप कहेंगे कि इसका निर्माण टर्सरी काल में हुआ। कब हुआ बेटा, टर्सरी काल में। ठीक, तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो निर्माण है वो कब हुआ है, टर्सरी काल में। ओके, फिर बात आती है कि भाई साहब इसे धनवा भी कहते हैं। अब इस मरुस्थलीय प्रदेश को धनवा क्यों कहा गया है वो भी समझाता हूं भाई साहब। जब बात धनवा की आती है कि धनवा क्यों कहा गया है, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, ये दो चीजें आपकी, एक तो रामायण व भागवत गीता, रामायण व भागवत गीता के अंतर्गत मेरे भाइयों इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार के मरुस्थल को या ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया को क्या कहा गया है, धनवा। अच्छा पॉइंट हो सकता है, ध्यान रखना, पहले कहता हूं। तो भाई साहब आपके उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, जी सर, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, या भाई साहब आपका थार का मरुस्थल, ठीक है सर, या भाई साहब ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। ओके सर, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया को, और ये ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों किस किस में, तो रामायण, रामायण व भागवत गीता में, रामायण व भागवत गीता में, भागवत गीता में बेटा धनवा नाम से, धनवा नाम से पुकारा गया है। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि रामायण व भागवत गीता में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को किस नाम से पुकारा गया है, धनवा, पहली बात। अब चलते हैं सर इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो देखो क्षेत्रफल दो जगह ध्यान रखना, अगर गलती से ये भारत में पूछ रहा है तो भारत में जब पूछेगा तो थार का मरुस्थल लिखेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर।
और जब राजस्थान में पूछेगा ये आपसे इसका क्षेत्रफल, तो राजस्थान में इसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल कहते हैं। तो ये दोनों ही चीजें आप ध्यान रखेंगे कि पूछ कहां पे रहा है क्षेत्रफल। अगर भारत में पूछा जाए तो कितना होगा, राजस्थान में पूछा जाए तो कितना होगा। तो ध्यान रखना, भारत के लिए जब याद रखोगे तो 238 और 254 वर्ग किलोमीटर। कितना बेटा, 238 और 254 वर्ग किलोमीटर। ठीक है सर, 238 254 वर्ग किलोमीटर। और जब राजस्थान में पूछे तो ध्यान रखना 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। तो इस मरुस्थल का जो विस्तार है, इस मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है, अगर वो भारत में पूछा जाए तो 238 254 रखेंगे, 2,38,254। और अगर राजस्थान में पूछा जाए तो 1,75,000। ठीक है। विश्व में विस्तार अगर ये बात करता है कि विश्व में विस्तार इसका कहां देखने को मिलेगा, तो सुनो, विश्व का मीनिंग है पहले आप भारत तैयार करेंगे। जी सर। और भारत तैयार करने के बाद मेरे भाइयों यहां पे देखेंगे बात को कि विश्व में विस्तार कहां पे है। तो हमारे यहां तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात वाले इधर वाले एरिया में है, बिल्कुल है सर। और फिर इधर की तरफ चला जाता हूं तो बाकी इसका कुछ हिस्सा किधर की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ है। तो अगर ये कह रहा है विश्व में विस्तार कहां मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इधर तो मिलेगा पाकिस्तान में। ठीक है सर। और इधर अपने मिलेगा भारत में। ओके सर। अब पाकिस्तान में कितना है ये टोटल, अगर मैं इसे 100 मान लूं तो पाकिस्तान में तो है 15% और भारत में कितना है 85%। तो जो बेटा ये थार का मरुस्थल है मेरे भाइयों, या ग्रेट डेजर्ट जो ऑफ इंडिया है, अगर इसे हम विश्व लेवल पे देख रहे हैं तो विश्व लेवल में विस्तार ध्यान रखना दो ही जगह रहेगा, एक बेटा भारत और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसका जो भाग आता है वो 15% आता है और भारत में जो भाग आता है बेटा वो 85% आता है। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में वापस से सामान्य जानकारी देखिए। देखिए बेटा, तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में एक बार और जानकारी देखिए। निर्माण काल को आप क्या कह रहे हैं बेटा, टर्सरी काल। ओके सर। धनवा इस मरुस्थल के लिए कहां पे शब्द यूज हुआ है, रामायण व भागवत गीता में। क्षेत्रफल भारत में कितना है 2,38,254, राजस्थान में कितना है 1,75,000। विश्व में विस्तार की बात आती है तो भारत में 85 है और पाकिस्तान में कितना है 15%। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई आपके? बिल्कुल आ गई सर। अब आपके जो समझ में आई है उसी बात को थोड़ा और अच्छा करता हूं आपके लिए। जी सर, आप तो बताइए, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है हमारे भाई साहब। ये जो आप पढ़ रहे हो राजस्थान के अंतर्गत पहला भौतिक प्रदेश जो आपका चल रहा है, जी सर ये चल रहा, और इसको आपने कहा है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब बेटा ये बात ध्यान रहे, मैंने अरावली नहीं बनाई है, मैंने केवल ये मरुस्थल बनाया है जो अपन पढ़ रहे हैं बस। अब मैं उसी भौतिक प्रदेश को बार बार बना रहा हूं जिसको मैंने कहा है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब कल को बेटा आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कितने अक्षांश से प्रारंभ होता है, जी सर, तो इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, ओके बताएंगे भाई साहब। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कितने अक्षांश तक जाता है, तो यहां टॉप पॉइंट तो आपको हर एक बच्चा को पता है, उत्तरी अक्षांश तो नहीं है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम। तो यहां तो आप इजी गोइंग लिख ही दोगे 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं ये देशांतर में पूछूं कि ये कितने देशांतर से शुरू होता है, जी सर। फिर भाई साहब आपसे यहां पे ये पूछा जाए कि ये कितने देशांतर से शुरू होता है, तो ध्यान देना बेटा अच्छे तरीके से। अभी तो अपन ने ये देखा इसको, जी सर। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये कितने देशांतर से सर शुरू होता है इस जगह से, तो बेटा जब देशांतर की बात आएगी और कितने देशांतर तक जाता है, तो देखो ये हर एक बच्चे को पता है कि कितने देशांतर से अपन इधर शुरू होते हैं। तो भाई साहब अपन शुरू होते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, बिल्कुल ठीक गुरुजी। अब ये दो डाटा तो मैं नहीं बताऊं तो भी हर बच्चे को पता है, क्योंकि इधर से तो अपना देशांतरीय स्थिति शुरू ही हुआ था 69 डिग्री 30 मिनट से, और भाई साहब यहां अक्षांश अपना खत्म हुआ था 30 बार है। अब बस आपको इसमें दो डाटा याद रखने हैं जिससे इसकी आपको अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति भी याद हो सके, जी सर। और वो दो डाटा क्या है, तो यहां पे देखिए मेरे भाइयों, अक्षांश के अंतर्गत तो ध्यान रखेंगे वो डाटा क्या रहेगा, तो वो डाटा है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके सर। और भाई साहब 25 या होता है 75, ओके सर, ओके सर। तो कितने देशांतर तक आप जाएंगे ये भी ध्यान रहे,
तो 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ओके सर, ओके। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई भाई साहब? बिल्कुल आ गई सर। ये तो अगर अक्षांशीय स्थिति पूछता है हमसे मरुस्थल की राजस्थान में, तो 25 डिग्री 3 मिनट, सॉरी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट तक जाएंगे। देशांतर में पूछता है तो 69 डिग्री 30 मिनट से 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर रहेगा। क्लोज है मामला? बिल्कुल क्लोज है। फिर अगली बात आपकी क्या आ रही थी, ये भी ध्यान देंगे मेरे भाइयों। चलो आगे बताता हूं। ये तो राजस्थान में स्थिति हुई है, राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की स्थिति। और राजस्थान में जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की स्थिति आती है वो ध्यान रखना, अक्षांश और देशांतर में भी पूछ ले तो ये रहेगी। और इसके बारे में अपन ने सामान्य जानकारी यहां तक देख ही ली थी। अब आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। जी सर। और आगे जब चलते हैं तो फिर सुनो, भारत में अब विस्तार कहां रहने वाला है इस मरुस्थल का। अब हम आ चुके हैं भारत में विस्तार को लेकर। ओके सर। तो जब अपन ये मरुस्थल बना रहे थे इस प्रकार से, ध्यान देना बेटा अच्छे तरीके से, जब ये मरुस्थल अपन बना रहे थे तो अब वो पूछ रहा है कि इस मरुस्थल का भारत के अंतर्गत विस्तार कहां रहने वाला है। तो भारत में जो विस्तार रहेगा उसे सुनो भाई साहब। ये जो मरुस्थल है वो कुछ आपका इस तरीके से यहां पे आपका विस्तृत है। और भारत में इसका विस्तार कहां देखने को मिलेगा, तो भाई साहब एक तो स्टेट रहेगा गुजरात, ठीक है सर। एक रहेगा मेरे भाइयों राजस्थान, ओके सर। एक रहेगा मेरे भाइयों हरियाणा, ठीक है सर। और एक रहेगा इधर की तरफ मेरे भाइयों पंजाब, ओके सर। और यहां पे भी ये बात ध्यान रखेंगे कि ये 4 स्टेटों में भारत में इसका विस्तार है, जिसमें भाई साहब सर्वाधिक कहां पे है, आपके कहां पे है भाई साहब, राजस्थान में। और ध्यान रखेंगे न्यूनतम कहां पे है, तो न्यूनतम है पंजाब में। और इधर की तरफ चला जाता हूं तो कुछ एरिया हमको किधर मिल जाता है, पाकिस्तान में। जी सर। तो इसका कुछ एरिया जो 15% है वो कहां है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ध्यान रखेंगे भाई साहब इस मरुस्थल को एक नाम दिया गया है, चोलिस्तान। क्या दिया गया है, चोलिस्तान। तो पाकिस्तान वाले इस थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं भाई साहब, चोलिस्तान। और हम कहते हैं ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया या थार का मरुस्थल। तो एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि भाई साहब यहां पे ये अच्छा पॉइंट हो सकता है कि थार के मरुस्थल को मेरे भाइयों पाकिस्तान में, थार के मरुस्थल को बेटा ध्यान रखेंगे पाकिस्तान में चोलिस्तान नाम से, पाकिस्तान में चोलिस्तान नाम से मेरे भाइयों जाना जाता है। तो थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में अपन किस नाम से जानते हैं, चोलिस्तान। तो भारत में जो अपन ने विस्तार देखा, जी सर, वो विस्तार आपका आया, एक तो आया राजस्थान में, जी सर। एक आया आपके गुजरात में, जी सर। एक आया हरियाणा में, ओके। और एक आया पंजाब में, ठीक है सर। और राजस्थान में ध्यान रखेंगे सर्वाधिक है, और पंजाब में जो आया वो न्यूनतम है, ओके गुरुजी। अब चलते हैं राजस्थान में क्षेत्रफल हम पहले ही देख चुके हैं, इसका कितना आया है, राजस्थान में क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान में जो क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है इस मरुस्थल की राजस्थान के संदर्भ में, तो वो भी देखेंगे। आइए भाई साहब, इस मरुस्थल की जब अपन लंबाई की बात करते हैं, चौड़ाई की बात करते हैं, ये मरुस्थल है कौन सा जो अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान में, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और आपसे इसमें यह पूछा जाए कि भाई साहब इसकी लंबाई कितनी है, इसकी भाई साहब लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना बेटा इसकी जो लंबाई आती है वो 640 किलोमीटर आती है, ठीक है सर। आपसे पूछा जाए इसकी चौड़ाई कितनी है, तो भाई साहब अपने राजस्थान के अंतर्गत जो इसकी चौड़ाई आती है वो भाई साहब 300 किलोमीटर आती है। जी कितनी आती है, 300। तो इसका मतलब अगर कल को ये कहे कि थार का मरुस्थल, जिसे राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल कहते हैं, उसकी लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना 640। उसकी भाई साहब चौड़ाई कितनी है, तो ध्यान रखना 300 किलोमीटर, ओके। अरे बोलो ओके ओके। अगली बात पे चलता हूं भाई साहब, औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं भाई साहब एग्जामिनर आपसे कि औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 200 से 300 मीटर। उसमें भी ध्यान रखेंगे, उसमें भी एक बात ध्यान रखेंगे भाई साहब, फंस सकते हो नहीं तो। जी सर आप बताइए, ये बात ध्यान रखनी है। जी गुरुजी। भाई साहब ये जो एरिया देख रहे हो उत्तर वाला,
इधर ऊंचाई अधिक है बजाय इधर के, तो सर इधर अधिक ऊंचाई है, बिल्कुल अभी क्लियर कर दूंगा कितनी है। इधर अधिक ऊंचाई है और भाई साहब मरुस्थल में इधर की तरफ कम ऊंचाई है। जी सर, जी सर। अब जो अधिक ऊंचाई है वो इधर की तरफ कैसे कैसे अंदाजा लगाया सर आपने? रट्टा नहीं मारना है। मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी बहती है जिसे कहते हैं लूनी, बिल्कुल बहती है सर। तो भाई साहब लूनी का ढलान जो है वो इधर से इधर ही तो है। अब इधर से इधर क्यों है सर? अरे उधर की तरफ से मरुस्थल का भाग अधिक ऊंचा है, इधर की तरफ स्लोप धीरे धीरे कम ऊंचा होता है, तो नदियां तो अपना पानी ढलान के अनुसार ही बहाएंगी। एकदम राइट बात सर। तो भाई साहब ये हमने जो निकाला कि ये नदी या मरुस्थल का ढलान वो निर्धारित किया गया है इस नदी के आधार पर, और ये नदी है मेरे भाइयों लूनी। अब आप लूनी नदी का भाव क्षेत्र देख रहे होंगे, उधर से इधर आ रहा है, तो उधर की तरफ अधिक ऊंचाई रहेगी, और ये ऊंचाई जो इधर की तरफ आती है ये लगभग 300 मीटर है, और दक्षिण की तरफ मरुस्थल की जो हाइट आती है ये लगभग 150 मीटर है। तो भैया कल को कथन कारण में ही आपको फंसा ले कि मरुस्थल की जो आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है राजस्थान में, उसकी उत्तर में ऊंचाई कम और दक्षिण में अधिक है, एक तो ये कह दे और एक ये कह दे कि भाई साहब उत्तर में अधिक और दक्षिण में कम है, तो यही बात सही है, उत्तर में अधिक दक्षिण में कम है। लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि उत्तर में कम है दक्षिण के बजाय, तो बात गलत है, फिर तो ये नदी यूं जानी चाहिए थी। बात तो सही कह रहे हैं सर आप। तो बोलो बात समझ में आ गई जी। अब चलते हैं ढलान पे भाई साहब। इसका जो ढलान है भाई साहब वो किधर से किधर रहेगा मरुस्थल का? तो भाई साहब मैं तो ये कहता हूं जब भी कोई आपसे ढलान की बात करे तो आप बेफिक्र होके भाई साहब मैप बना डालो। जी सर बना दिया। और ये सिर्फ पूरा मरुस्थल का ही मैप मैंने बनाया है भाई साहब। ये किसका मैप है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का। और इसमें हमसे वो पूछ रहा है ढलान, तो ढलान निश्चित करती है लूनी नदी, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का ढलान। ध्यान रखना भाई साहब, कौन सी नदी द्वारा निर्धारित किया जाता है? लूनी नदी द्वारा निर्धारित किया जाता है। और लूनी नदी का जो भाव क्षेत्र है वो नाग पहाड़ी अजमेर यहां से निकलती है भाई साहब। नाग पहाड़ी कहां से आती है? अजमेर। अजमेर के बाद नागौर जाती है, नागौर के बाद वापस ब्यावर आती है सर, और ब्यावर के बाद फिर पाली पहुंचती है। ठीक है सर। पाली के बाद जोधपुर पहुंचती है, फिर बालोतरा, बालोतरा के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद जालोर से ऐसे होते हुए गुजरात चली जाती है। ओके सर। इस नदी का भाव क्षेत्र कुछ इस प्रकार से आपको मिलने वाला है, और गुजरात से होते हुए जाके संगम करती है कच्छ के रण में। कहां जाके खत्म हो जाती है? कच्छ के रण में। अब भाई साहब ये तो चलो लूनी नदी हो गई सर, हो गई भाई साहब। अब आपको इसका क्या चाहिए भाई साहब? इस लूनी नदी मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और हमें मरुस्थल का ढलान चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूं सेंटर पॉइंट लगा के मरुस्थल को 4 भागों में बांट दो जी। अरे सर गजब। तो बताइए ये साइड जो आई वो कौन सी आई भाई साहब? उत्तर। और ये वाली जो साइड थी वो कौन सी हो गई? दक्षिण। और ये वाली जो साइड है वो कौन सी हो गई? पश्चिम। और ये वाली जो साइड है भाई साहब वो कौन सी हो गई? पूरब। अब बताइए ये आपकी जो लूनी नदी है वो किधर से किधर बह रही है? उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। तो ढलान लिख देते हैं ना भाई साहब। काई का रट्टा मारना यार, बताइए आप, काई का रट्टा मारना। सभी को प्यार भरा नमस्कार मेरे भाइयों। आपका जो प्यार मिल रहा है वो काबिले तारीफ है, और आपको मैं समझा पा रहा हूं बहुत अच्छे से। ये कमेंट से मुझे पता चल जाता है जिस प्रकार के आप कमेंट करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। लूनी नदी में बेटा वो ठीक है, लूनी नदी को जब नदी पढ़ेंगे तब पूरा 1 घंटे में इसी को समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। अभी हम मरुस्थल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है बेटा। चलो, तो ढलान किधर से किधर आया बेटा? अपना आया भाई साहब उत्तर पूरब से। जी सर। और ये ढलान आया दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। अब आपसे पूछा जाए कि भाई साहब वर्षा का औसत क्या है इस मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो ध्यान रखना भाई साहब इस मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होती है, बिल्कुल। और वो जो वर्षा का एवरेज आता है वो आता है 0 से 50 सेंटीमीटर। कितना आता है बेटा? 0 से 50 सेंटीमीटर आता है मेरे भाइयों। बोलो यहां तक बात क्लियर है आप सबकी? तो भाई साहब इस अपन ने इस जानकारी में क्या देखा? औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर। ढलान जो आया वो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। वर्षा का जो औसत आया है वो इस मरुस्थल में 0 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अन्य जानकारी में आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसे बहुत अच्छे से सुनना मेरे भाइयों। जी सर आप तो बताइए भाई साहब, अपन जो चल रहे हैं। जी सर, ये तो अपनी एक पर्वतमाला है जिसको आपने कहा है अरावली। ओके सर, ये अपनी एक पर्वतमाला जिसको आपने क्या कहा है? ध्यान देना बेटा, अरावली। ओके सर।
ये अरावली पर्वत माला, और ये अपने पास पूरा हो गया मरुस्थल। ओके जी सर, ये अपने पास पूरा की पूरा है ये वाला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। ओके सर, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। और इसमें अभी जो आप वर्षा का औसत देख के आ रहे हैं, इसमें वर्षा का जो एवरेज है वो है 0 से 50 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक तो आपको पता है। अब यहां पे मैंने लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो बेटा इस मरुस्थल से एक समवर्षा रेखा गुजरती है जो इस मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। अब सर समवर्षा का मीनिंग क्या होता है? तो भाई साहब मानचित्र पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है उसे क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा। तो अब ध्यान रखेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा जो रेखा है, ये ध्यान रखेंगे, यह समवर्षा रेखा बेटा, यह समवर्षा रेखा जी सर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को और बेटा कितने भागों में बांटती है? तो ध्यान रखना, दो भागों में बांटती है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है। अब सर इससे जो दो भाग बनते हैं वो कौन से रहेंगे और ये जाती कहां से है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा? तो भाई साहब सबसे पहली बात तो ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरेगी कुछ इस प्रकार से। जी सर, ये आपकी कौन सी समवर्षा रेखा हो गई? 25 सेंटीमीटर। जी सर, ये आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हो गई। ओके, और हमने कहा कि ये मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। अब बताइए इधर वाला जो एरिया है, इधर तो वर्षा कम रहेगी, क्योंकि अपन थोड़ी देर पहले ही क्या कह रहे थे कि भाई साहब राजस्थान में इधर से जो इधर है वो वर्षा की मात्रा लगातार बढ़ती है। बिल्कुल, तो बताइए 25 सेंटीमीटर से इधर तो वर्षा कम होगी। गजब की बात कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा अगर होती है तो बेटा उसे शुष्क प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शुष्क। और अगर 25 से अधिक होती है और 50 तक होती है, 25 से 50 तक, तो बेटा उसे कहते हैं अर्धशुष्क। गजब की बात सर, उसे कहते हैं अर्धशुष्क प्रदेश। ओके सर, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटेगी, एक शुष्क और एक अर्धशुष्क। तो यही मैंने यहां लिख रखा है कि यह समवर्षा रेखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है, जिनमें बेटा एक बनेगा आपका शुष्क प्रदेश। जी सर, कौन सा बनेगा बेटा? शुष्क प्रदेश। और मेरे भाइयों एक आपका बनेगा क्या? अर्धशुष्क प्रदेश। एक बनेगा बेटा शुष्क प्रदेश और एक बनेगा मेरे भाइयों अर्धशुष्क प्रदेश। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई आपके? बिल्कुल आ गई सर। तो दोबारा से देखो भाई साहब, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है, जिसमें एक है शुष्क और एक है अर्धशुष्क। अब यहां पे एक बात और ध्यान रख लेना, बस ये जो टोटल मरुस्थल आ रहा था अपना, जी सर, ये मरुस्थल था उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश था, ये आप पढ़ रहे थे 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। बिल्कुल था। अब इसमें से शुष्क प्रदेश में कितना जाएगा? तो भाई साहब ध्यान रखना, शुष्क प्रदेश में जाएगा 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। ओके सर। और अर्धशुष्क में कितना जाएगा? तो अर्धशुष्क में जाएगा 75,000 वर्ग किलोमीटर। ओके सर। और इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जब वो ये कहे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बारे में, ध्यान देना कितने गजब की बात बताने जा रहा हूं। अब जब भाई साहब वो आपसे ये कहे क्या सर कि यह समवर्षा रेखा मेरे भाइयों मरुस्थल को बेटा, और यहां पे लिख दे दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। अगर उसने कुछ ऐसा लिखा है तो उसमें एक चीज आप मेरे कहने से ध्यान रखना कि इसने भाई साहब यहां पे क्या लगा दिया है? दो बराबर। और दो बराबर लगाते ही कथन गलत हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। क्यों कथन गलत हो गया भाई साहब? यह बात ध्यान रखना, क्योंकि उसने एक मैंने मीनिंग लिखा है कि यह समवर्षा रेखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को केवल दो भागों में बांटती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और एक उसने लिखा है दो बराबर।
तो भाई साहब ये जो बराबर वाला कथन है ये एकदम क्या है सर, ये तो गलत है। क्यों गलत है? रीजन यहां से पता चलेगा। एक का एरिया कितना है? 1 लाख वर्ग किलोमीटर, एक का है 75,000। तो 2 बराबर भाग कहां हुए? ये तो केवल 2 ही भाग हुए। बात तो सही कह रहे हैं गुरुजी, तो 2 बराबर नहीं भाई साहब 2 भागों में बांटती है। ये ध्यान रखना, ये कथन भाई साहब पूछा जा सकता है कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 बराबर भागों, बराबर नहीं भाई साहब। एक का एरिया 1 लाख है, एक का 75,000 है, तो ये केवल 2 भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में नहीं बांटती। बोलो बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब अगली बात और समझ लो इसके इंट्रोडक्शन में। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस आपको समझ में आना चाहिए। मेरा बस इतना सा आपके प्रति मतलब मैटर देने का आपके प्रति बस ये रहेगा थोड़ा सा, बाकी आपको समझ में आना चाहिए बेटा, है ना, बेटर। और मैं अच्छे तरीके से कोशिश करता हूं कि और भी बेटर आपको समझाऊं। तो चलिए अब इसमें अगली बात और देखते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग। ओके चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। अगली बात क्या आएगी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के अंतर्गत, उसे भी देखिए भाई साहब। अपन पढ़ रहे थे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ओके सर, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और अब मैं देखना चाहता हूं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में भाई साहब, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो आपकी समवर्षा रेखा आती है, जो आपकी समवर्षा रेखा है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, पहले तो समवर्षा रेखा का आप यहां पे अर्थ देख लीजिए। तो भाई साहब अर्थ क्या होता है समवर्षा रेखा का? अर्थ होता है मेरे भाइयों, मानचित्र पर मेरे भाइयों खींची गई, मानचित्र पर खींची गई बेटा वह है मेरे भाइयों काल्पनिक रेखा। मानचित्र पर खींची गई वह है काल्पनिक रेखा बेटा, जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है, जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है, जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है। मेरे भाइयों ध्यान रखना, उसे समवर्षा रेखा कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं बेटा? समवर्षा रेखा कहा जाता है। तो मानचित्र पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है, उसे क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा। अब उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बेटा जो आपकी समवर्षा रेखा बताई गई है, ये बहुत गजब की बात बता रहा हूं। इसमें जो समवर्षा रेखा है वो बेटा 3 है आपकी, जिसमें एक है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ओके सर, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। एक बेटा इसमें रहेगी आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ओके सर। और भाई साहब एक रहेगी 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ओके सर, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, ये 3 समवर्षा रेखा रहेंगी आपके मरुस्थल में। कल को ये कहे कि मरुस्थल से कौन सी समवर्षा रेखा नहीं गुजरती है, इनके अलावा कोई भी डाटा दे तो वो नहीं माना जाएगा, राइट। तो आपकी एक 10, एक 25 और एक 40। अब इनके मीनिंग और भी क्या है भाई साहब, और कहां आपको फंसा सकता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में इनको पूछने के अलावा? तो भाई साहब जब आप ये राजस्थान के अंतर्गत, पूरा राजस्थान बना रहा हूं अब की बार, इस राजस्थान के अंतर्गत जब ये मैप आप बनाओ, जी सर, और मैप के अंतर्गत ये कौन आ जाती है अपनी? अरावली। ओके सर, इसे तो अपन छोड़ ही देते हैं, बिल्कुल छोड़ दो सर। तो ये तो आ गई आपकी अरावली। अब बताइए बचा ये पूरा की पूरा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें वर्षा का एवरेज था 0 से 50, तो ये अंदाजा लग रहा होगा कि 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इधर ही रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो ये जो आप समवर्षा रेखा देख रहे हो भाई साहब, ये तो है आपकी 10 सेंटीमीटर। कितनी समवर्षा रेखा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर। और भाई साहब अगली जो देख रहे हो आप, ये है आपकी 25 सेंटीमीटर सर। ये कौन सी है भाई साहब? 25 सेंटीमीटर। चलो 25 को बाद में बनाऊंगा, अभी थोड़ी देर कुछ समझाना चाहता हूं आपके लिए। और भाई साहब इधर की तरफ जाओगे तो ये है आपकी 40 सेंटीमीटर। कौन सी है भाई साहब? 40। तो ये तो है आपकी 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ओके सर, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ओके। और बेटा ये जो है, ये है आपकी 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ओके, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और हम जो पढ़ रहे हैं मेरे भाइयों, वो कौन सा मरुस्थल है? ध्यान रखना, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब मैं हर एक बच्चा जो मुझे देख रहा है, मैं उससे ये कहूं कि बेटा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है?
उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो आपका जवाब होगा भाइयों क्या? भाई साहब 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। फिर वो कहे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो भाई साहब आपका जवाब होगा ये 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। गजब गुरुजी बात। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। अगर समवर्षा में पूछा गया है तो आंसर 10 सेंटीमीटर। और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है तो आंसर 40। और फिर वो ये कहते कि इस मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है तो फिर वो बीच वाली तब लेके आओगे आप। गुरुजी गजब, मजा आ गया सर। ये तब लेके आओगे आप, और ये जब लेके आओगे मेरे भाइयों तो ये जो समवर्षा रेखा रहेगी ये रहेगी आपकी 25 सेंटीमीटर। कौन सी समवर्षा रेखा रहेगी? 25 सेंटीमीटर सर ये समवर्षा रेखा रहेगी। तो मरुस्थल में आपकी 3 समवर्षा रेखा है, 10 है, 25 है और 40 है। ये जरूर यह मरुस्थल के हिसाब से ध्यान रखना बेटा। सर 40 क्यों आएगा? बेटा 40 इसलिए आएगा क्योंकि 50 जो है वो लगभग अरावली के ऊपर से जाती है, उसके समानांतर जाती है। तो अपन को इधर मरुस्थल वाले एरिया को अगर पूरब की तरफ टारगेट करेंगे तो यहां 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मानी गई है मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार। ये समझिए, ध्यान रहे बेटा आपको। चलिए सर, और जैसे ही क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। तो मेरे पास यहां आपकी 3 समवर्षा रेखा आ चुकी हैं, जिनमें बेटा एक का नाम है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ओके सर। एक मेरे पास आई है मेरे भाइयों 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ओके सर, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और एक मेरे पास रहेगी मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो ये 3 समवर्षा रेखा अपने मरुस्थल की आई हैं। बिल्कुल आई हैं सर। और ये तीनों की तीनों जो समवर्षा रेखाएं वो ध्यान रखना किसकी हैं? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मेरे भाइयों ये रहेंगी आपकी समवर्षा रेखा। और इन समवर्षा रेखाओं में सबसे पहली समवर्षा जो रेखा रहेगी इसके बारे में आप कहेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मेरे भाइयों पश्चिमी सीमा का, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। ये पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बारे में कहेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। और बेटा ध्यान रखेंगे कौन सी सीमा का? बेटा पूर्वी सीमा का। जी सर, पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ओके। और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बारे में कहेंगे कि यह समवर्षा रेखा, यह समवर्षा रेखा भाई साहब आपके इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को मेरे भाइयों कितने भागों में बेटा? तो ध्यान रखना 2 भागों में, 2 भागों में, जिसमें एक था शुष्क व अर्ध शुष्क। बिल्कुल सर। और 2 बराबर लगाना नहीं है, 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। तो भाई साहब आज जो अपन भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे उसका हमें वर्गीकरण देखना था। और पहला जो भौतिक प्रदेश था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसकी एक सामान्य जानकारी हमने ली है इन पूरे की पूरे आपके सेशन के अंतर्गत। पहले मुझे एक बार आप कमेंट करके ये बताओ कि भाई साहब ये तीनों समवर्षा रेखाओं से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इजी गोइंग कर लोगे ना? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे भाइयों, जल्दी से एक बार बताइए मेरे भाइयों। अगर आप यहां से क्वेश्चन आता है तो कर लोगे क्या? बिल्कुल सर। और भाई साहब अगली जो बात आपकी आनी है मेरे भाइयों, अगली बात यहां पे एक और बताता हूं आपके लिए बहुत अच्छी, वो है राजस्थान के भूगोल से संबंधित। क्या बात है? देखिए अपन किस प्रकार से मेरे भाइयों राजस्थान भूगोल में आगे कंटिन्यूअस बढ़ रहे हैं। जो भी विद्यार्थी नए हैं मैं उनको बता देता हूं कि भाई साहब ज्योग्राफी शुरू से लेके एंड तक रहेगी इसी प्रकार से। ओके, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। चलिए अब सुनिए, राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत जो विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं इस सेशन के अंतर्गत वो एक बार सुन लें।
अपन ने इस आपके राजस्थान भूगोल का जो जीरो से हीरो बैच चल रहा है, जीरो टू हीरो जो बैच चल रहा है, उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले मैंने आपको कराया राजस्थान की अक्षांश स्थिति फर्स्ट वीडियो में, फिर मैंने दूसरे वीडियो में आपको कराया हुआ है राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, तीसरे में करा दिया राजस्थान का क्षेत्रफल व आकृति, चौथे में कराया है राजस्थान की स्थलीय सीमा, पांचवें वीडियो में अपन कर चुके हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था पूरा, और छठे वीडियो में कर चुके हैं राजस्थान की भौगोलिक शब्दावली, और सातवें वीडियो में मेरे भाइयों जो आज हुआ है, जो आज क्लास हुई है सातवें क्लास के अंतर्गत, वो है भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण व उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सामान्य जानकारी। ओके, अब नेक्स्ट क्लास क्या रहेंगी, और भाई साहब कल जो क्लास होगी वो किसके बारे में होगी, ये हर दिन मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो नेक्स्ट क्लास आपकी भाई साहब ये आ रही, अब नेक्स्ट क्लास कल जो होने के लिए जा रही है वो शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल पे कंप्लीट चर्चा होगी मेरे भाइयों। उसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश की अन्य विशेषताएं आपके सामने आएंगी, जलपट्टी क्या है, धोरे क्या है, धरियन क्या है, रन या टाट क्या है, पीबड़ा क्या है, आकलवुड फॉसिल पार्क क्या है, बाप बोल्डर किले क्या है, ये सब चीजें यहां देखेंगे। उसके बाद 10वीं जो क्लास होगी वो अरावली पर्वतीय प्रदेश की सामान्य जानकारी, और 11वीं क्लास होगी वो अरावली पहाड़ी के दर्रे पठार मेरे भाइयों, इन पे चर्चा होगी। तो इस सेशन के अंतर्गत आप कंटिन्यूअस बने रहें, क्योंकि यह सेशन आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मेरे भाइयों। और आज की जो क्लास थी वो आपको कैसी लगी, उसका मैटर कैसा लगा, ये लास्ट के अंतर्गत जब आप जाएं इस क्लास को छोड़ के तो कमेंट जरूर करें मेरे भाइयों, कमेंट में मुझे बताएं, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में आप डाल देना, मैं उसे देख लूंगा आराम से, इजी गोइंग, और अगले दिन अपन उसे व्याख्यात्मक हल देख लेंगे उसका। तो उसके लिए कमेंट आप जरूर करें कि सेशन कैसा रहा, आज का क्लास कैसी रही। और अगली बात आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो PYQ की बुक है वो मेरी अभी नहीं आई है, क्योंकि उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत जल्दी मिलने वाली है। अभी मैं आपके लिए ये टारगेट नहीं दे सकता मेरे भाइयों कि उस दिन मिलेगी, लेकिन बहुत जल्दी मिलने वाली है, और जिस दिन ये मिलने वाली है वो ज्यादा आपको जो खुशखबरी में पहुंचाने वाला हूं वो ज्यादा दूर नहीं है मेरे भाइयों। और बाकी राजस्थान के इतिहास से संबंधित, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित, राजस्थान राज्य व्यवस्था, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग से संबंधित मेरे भाइयों ये PYQ बुक आपकी तैयार हो चुकी है, क्योंकि आप अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जाने के लिए भाई साहब प्रीवियस आपकी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे गए जो क्वेश्चन है उन सब का समावेश है। तो ये भी आप परचेज करें, क्योंकि जैसे जैसे आप कंटेंट पढ़ते जा रहे हैं उसके साथ साथ PYQ लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके क्वेश्चन की प्रकृति, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछने का तरीका और किस प्रकार के कथन कारण, सुमेलित कालक्रम, वो सारी चीजें इसमें डली हुई हैं। आप बेफिक्र रहिए, कहीं से भी ले लीजिए, हर एक बुक स्टोर पर मिल जाएगी या लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है, यहां से जाके इसे आप परचेज कर सकते हैं। और अगली बात ये कि आज कोई भी जो बच्चा है जो हमारे लक्ष्य परिवार का हिस्सा बनना चाहता है, इसी प्रकार की क्लासों को चाहता है कि एक अच्छे बेहतर कंटेंट के साथ उपलब्ध हो सके, तो मेरे भाइयों पीछे दिया गया जो QR कोड है इसको स्कैन कीजिए और हमारे लक्ष्य परिवार का हिस्सा बनिए। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो सुबह आप इतनी ज्यादा संख्या में जुड़ रहे हो, और भी बच्चों को बताइए कि सुबह ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 0 टू हीरो बैच है, और आपको अनुमान भी लग रहा होगा कि वास्तव में सर हमको 0 से उठाते हैं और ऊपर की तरफ छोड़ रहे हैं, इसका मतलब इससे कुछ बाहर जाने वाला नहीं है। तो आज इस सेशन के अंतर्गत इतना ही, लास्ट में कमेंट करना ना भूलें कि क्लास कैसी रही। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। जय माता दी, जय हिंद, जय जवाहर।